चलिए ध्यान देंगे। कहता है बिहार किन राज्यों से घिरा हुआ है? किससे किससे घिरा हुआ है? तो बिहार की बात करेंगे तो ये तो हमने कई बार बताया था कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार 3 राज्य और एक देश से घिरा हुआ है। दक्षिण में झारखंड, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल। है कि नहीं बताइए? तो ये नॉर्मलाइज ध्यान देंगे कि आप कि अगर बात करेंगे हम कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो बिहार के भौगोलिक स्थिति 3 तरफ से इसके अंतर्राज्यीय सीमा और एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उत्तर में नेपाल है, उत्तर में कौन है? जबकि इसके पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन? पूर्व में कौन है? बंगाल। और दक्षिण में है झारखंड। किसके भाई? बिहार। हमने कई बार आपको बताया था कि बिहार, ध्यान रखिएगा, बिहार 1912 में किससे अलग हुआ था? बंगाल से। किससे? तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1900। और बिहार से उड़ीसा निकला 1936। 1900। तो बिहार से उड़ीसा कब निकला? 1936। 1900। और सदैव ध्यान रखिएगा कि बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में। कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? और इस तरीके से याद रखिएगा कि जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरा है। कितना है? किसका स्थान? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, बढ़े आगे। चलिए, तो मैंने कई बार आपको बताया है, बिहार प्रदेश में मानसून कब आता है? ध्यान रखिएगा, बिहार की बात करेंगे और मानसून की बात करेंगे तो बिहार में मानसून लगभग जुलाई और अगस्त, जुलाई और कहां कब, तो जुलाई और अगस्त में याद रखेंगे मानसून पहुंचता है कहां? बिहार। कहां पहुंचता है? तो बिहार कब पहुंचता है? जुलाई और, तो जुलाई और अगस्त में मानसून कहां पहुंचेगा? अब ध्यान रखेंगे कि बिहार की जलवायु मानसूनी है, पूरे देश, पूरे भारत की जलवायु मानसूनी है। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि बिहार में दोनों मानसून, एक तो याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी मानसून। ये दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होता है कहां पे? बिहार। कहां पे? तो बिहार। ए लड़की, उधर क्या देख रही है? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में दोनों तरफ से वर्षा का आगमन होगा। एक तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण पूर्व की बात करेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा, और दक्षिण पश्चिम ध्यान रखिएगा आपका अरब सागर की शाखा। दोनों शाखा से ध्यान रखेंगे बिहार और भारत में मानसून प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, अब बिहार की कृषि की बात करेंगे या बिहार प्रदेश में कृषि की बात करेंगे, 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। और बिहार के कृषि में मानसून का बहुत बड़ा योगदान है। मानसून का क्या भाई? योगदान। मानसून का क्या है? योगदान। सदैव ध्यान रखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। और भारत के कृषि में याद रखेंगे मानसून का योगदान है। और बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। कहां की? बिहार। कहां की? बिहार। क्लियर? और ये मानसून का आगमन कहता है तो जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, ध्यान रखिएगा। कितना टोटल सवाल इसमें है जी? 149 सवाल है। ठीक है,
बिहार का प्रमुख फसल धान। कौन? लेकिन अब बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में याद रखेंगे कृषि की प्रधानता है, लेकिन बिहार का प्रमुख फसल क्या है? धान। धान के अलावे बिहार में गेहूं भी होता है, गेहूं के अलावे याद रखेंगे मक्का, मक्का के अलावे गन्ना, ध्यान रखिएगा गन्ना के अलावे नकदी फसल में जूट, और किशनगंज वाले एरिया में चाय। किशनगंज वाले एरिया में, किशनगंज वाले एरिया में, जबकि पूर्णिया में जूट। पूर्णिया में क्या? पूर्णिया में, तो पूर्णिया में याद रखेंगे जूट। पूर्णिया में क्या भाई? जूट याद रखेंगे। जबकि अगर बात करेंगे गन्ना, पश्चिम चंपारण, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज की बात करेंगे जहां पर बड़े पैमाने पर ध्यान रखेंगे गन्ना। जबकि खगड़िया, सहरसा, सुपौल के तरफ चलेंगे तो कोसी बेल्ट में आपको मक्का की खेती मिलेगा। कौन सा? जबकि ध्यान रखेंगे अगर बिहार के अगर हम बात करेंगे, खास करके सासाराम की बात करेंगे, रोहतास की तरफ बात करेंगे, जहानाबाद, तो वो बेल्ट ज्यादातर याद रखेंगे चावल के लिए। किसके लिए? किसके लिए? चावल के लिए। तो ये सारे फसल का संबंध बिहार से है। कहां से है? बिहार। कहां से? बिहार। मुख्य रूप से चाय किशनगंज, और ध्यान रखेंगे जूट, ये दो नगदी फसल है। जबकि ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे अगर पूछ लिया गया तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा गया तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा गया कि जूट की बात करेंगे, रुक ना भाई, तो ध्यान रखिएगा जूट की अगर बात करेंगे तो जूट मुख्य रूप से कहां? पूर्णिया। चाय कहां? किशनगंज। इसके अलावे ध्यान रखेंगे समस्तीपुर तंबाकू का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन? तो तंबाकू का उत्पादन कौन करता है? समस्तीपुर। कौन करता है? कौन करता है? तो तंबाकू के लिए बिहार का कौन सा जिला? समस्तीपुर। कौन सा? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये सब फसल से रिलेटेड है तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, बिहार में जलवायु की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? बिहार की जलवायु की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। बिहार का कौन कौन सा जिला? कैमूर, सासाराम। कौन सा? कैमूर, सासाराम, बक्सर। कैमूर, सासाराम, कैमूर, सासाराम। अगर बिहार के भौगोलिक स्थिति पर देखेंगे तो कैमूर, सासाराम, बक्सर की बात करेंगे तो ये सारे दक्षिण पश्चिम में है। किधर हैं? किधर हैं? और कहता कि बिहार में जलवायु की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो एरिया है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। क्योंकि ध्यान रखेंगे इस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे प्रायद्वीप पठार से घिरा हुआ है। किस पठार से? प्रायद्वीप पठार। कौन पठार? कौन पठार? प्रायद्वीप पठार। ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 124 के बाद 125, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 75। कितना? देखिए बिहार की बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे बिहार का अधिकतर एरिया मैदानी है। क्या है? बिहार का अधिकतर एरिया क्या है? मैदानी है। इस लेकर यहां 75% भूमि जो है वो ध्यान रखेंगे किस योग्य है भाई? कृषि योग्य है। किस योग्य है? तो 75% ये ध्यान रखिएगा कि भाग जो है वो कृषि योग्य है। जबकि 25% में ध्यान रखेंगे जंगल, इसके अलावे जंगल के अलावे ध्यान रखेंगे पहाड़, पठार, ये सारे के सारे एरिया हैं। तो लगभग 25% एरिया ध्यान रखेंगे पहाड़ी, पठारी, और ध्यान रखिएगा जबकि नम भूमि, दलदल भूमि, और जबकि 75% एरिया ध्यान रखें कृषि योग्य है। किसके योग्य है? किसके योग्य है? इस लेकर बिहार में 70% से ज्यादा लोग जो है वो ध्यान रखेंगे किस पर आधारित हैं? कृषि पर। किस पर आधारित हैं? किस पर? किस पर है? और ध्यान रखेंगे कृषि के साथ एक प्रचंड बेरोजगारी जुड़ा हुआ होता है। इस लेकर बिहार के ज्यादातर लोग
2-3 महीना तो इनको बहुत ज्यादा रोजगार मिल जाता है जब कृषि कार्य रहता है, जबकि ध्यान रखेंगे इसके बाद लोगों का पलायन होता है। जबकि अगर कृषि कार्य किसी कारणवश खास करके कोसी बेल्ट में बाढ़ से, और ध्यान रखेंगे दक्षिण बिहार में सूखे से प्रभावित, अगर बिहार में कृषि प्रभावित होता है तो ज्यादातर लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार से दूसरे प्रदेश की ओर क्या होते हैं कि प्रवास करते हैं या माइग्रेट करते हैं। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे बिहार में पलायन का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर लोग कृषि पर आधारित है, और कृषि के साथ याद रखेंगे एक प्रचंड बेरोजगारी जुड़ा हुआ यह होता है कि कृषि कार्य एक लिमिट समय तक ही होता है, इसके बाद लोग नॉर्मल बेरोजगार ही हो जाते हैं, तो वो अपने प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश जाते हैं। लेकिन अगर कृषि में ध्यान रखेंगे कृषि बाढ़ या सूखा से अगर प्रभावित हो गया तो ध्यान रखेंगे ज्यादातर लोग अपने प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश जाते हैं। तो बिहार से ध्यान रखेंगे लोगों का दूसरे प्रदेश में जाना, कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर लोगों का कृषि पर आश्रित होना, कृषि पर निर्भर होना। अगर कृषि के साथ यहाँ उद्योग धंधे भी होते तो बिहार के लोगों का पलायन शायद दूसरे प्रदेश में कम होता। क्योंकि पंजाब की अगर बात करेंगे तो पंजाब भी मैदानी इलाका ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे पंजाब में वेल डेवलप कृषि के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि औद्योगिक विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है। इस लेकर देखेंगे कि बिहार से या यूपी से लोग पंजाब चले जाते हैं, क्योंकि वहां का कृषि डेवलपमेंट, वहां कृषि ये है कि कृषि को उद्योग के टाइप, इंडस्ट्रीज के टाइप से ध्यान रखेंगे वहां के लोग करते हैं। तो स्पष्ट रूप से वहां पर कृषि में ध्यान रखेंगे सूखेपन या बाढ़ की उतनी कोई समस्या नहीं है। मतलब अगर किसान को ये लग जाए कि कृषि से ही हमारा सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो भी ध्यान रखेंगे कृषि पर ही निर्भर रहेंगे। लेकिन बिहार में कृषि मानसून और मौसम पर आश्रित है। अगर मानसून बेहतर हुआ तो ध्यान रखेंगे कृषि कार्य बेहतर होंगे, अगर मानसून खत्म हो गया तो ध्यान रखेंगे कृषि कार्य अच्छे नहीं होंगे। इस लेकर ज्यादातर लोग बिहार का ध्यान रखेंगे दूसरे प्रदेश में क्या होते हैं चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक साल तो बेहतर खेत कृषि होगा, फिर 3 साल 2 साल मानसून प्रभावित रहेगा और हमारी कृषि अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, तो हमारा विकास और हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस लेकर ध्यान रखेंगे कि कृषि योग्य भूमि होते हुए भी यहाँ के लोगों का पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में। ध्यान रखेंगे बाढ़ और सूखा, बाढ़ और क्या, बाढ़ और कन्फर्म ना, ध्यान रखिएगा। बंदर हो गई है, हाँ जी करते रहती है। चलो भाई ध्यान देना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 125 के बाद 126। बिहार के किस जिले में सिल्क का कारखाना है? भागलपुर। कहां भाई? तो भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क के लिए। किसके लिए? सिल्क के लिए। और ध्यान रखेंगे भागलपुर को सिल्क का जीआई टैग भी प्राप्त है कि नहीं है? इसके अलावा कतरनी चावल, कौन सा? कतरनी चावल का भी याद रखेंगे जीआई टैग किसको मिला है? भागलपुर। किसको भाई? कौन चावल? और सिल्क किसके लिए? सिल्क और कतरनी चावल के लिए कौन सा प्रदेश भाई? भागलपुर। कौन? भागलपुर। याद रखिएगा। तो सिल्क कारखाना बिहार के किस जिले में है? भागलपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई बिहार का कौन सा जिला खनिज संसाधनों के मामले में समृद्ध है? कौन? जमुई की बात करेंगे। जमुई का 80% एरिया पहाड़ी है। क्या है? किसका? तो जमुई का 80% एरिया क्या है? और ध्यान रखेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ने यह बताया है कि भारत का 44% गोल्ड भंडार जो है सोने का, वो याद रखेंगे बिहार में है। कहां पे है? और बिहार के किस जिले में? कहां पे? तो बिहार के जमुई में। याद रखेंगे भारत के कुल कितने प्रतिशत? 44% किसके भंडार है? सोना का। किसका? तो सोने के कितने प्रतिशत? 44%। कितने प्रतिशत? तो 44% सोने के भंडार बिहार के किस जिले में है? जमुई। किस जिले में?
कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, जबकि अन्य खनिज के मामले में भी ध्यान रखेंगे, यहां से भंडार है, निकाला नहीं गया है, लोहा का भी भंडार है, ये ध्यान रखिएगा। 127। ये तो नॉर्मल सवाल है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कितने मार्च को? कितने मार्च को? कौन दिवस? तो ये स्टैटिक सीधा याद रखेगा, बिहार दिवस कितने मार्च को? 22 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है कि अरब सागर के तटीय किनारे पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? कौन सा? तो अब ध्यान रखेंगे, अरब सागर, कौन सागर? अरब सागर की अगर बात करेंगे तो अरब सागर के तट पर पूछ रहा है, तो यहां पर ध्यान देंगे, अरब सागर के तट पर कोची है। कोची कहां पड़ता है? केरल में। सीधा आप ये नक्शा देखें, ये अरब सागर है। अरब सागर के तट पर कुछ प्रमुख शहर और बंदरगाह भी हैं। जैसे एक बंदरगाह है कांडला, कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह। कौन बंदरगाह? यहीं पर एक बंदरगाह है ओखा, कौन सा? ओखा। कौन सा? ओखा बंदरगाह कहाँ है? गुजरात। फिर याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है न्यावा सोबा, कौन सा? तो न्यावा सोबा है महाराष्ट्र में, अरब सागर महाराष्ट्र में कहां पे है? कौन सा? न्यावा सोबा को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यावा सोबा के एक अन्य नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कौन बंदरगाह? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यावा सोबा कहां है? महाराष्ट्र। कहां पे? इसके अलावे न्यावा सोबा के अलावे याद रखेंगे मारमा गोवा, कौन सा? तो बताइए मारमा गोवा कहां है? गोवा कहां है? कौन सा? इसके अलावे कोची, कौन सा? तो कोची कहां है भाई? केरल। कहां पे? कौन सा? कोची। कौन सा? ये सारे अरब सागर तट पर हैं। किस तट पर हैं? किस तट पर? तो अरब सागर तट पर कांडला, कौन? ओखा, न्यावा सोबा, मारमागोआ, कोची, ये सारे किस तट पर हैं? अरब सागर। किस पे? कंफर्म ना? जबकि कभी कभी पूछेगा बंगाल खाड़ी, कौन? बंगाल की खाड़ी पर सबसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह नाम सुने हैं? तमिलनाडु में। कहां है? फिर है एन्नौर, कौन सा? एन्नौर भी तमिलनाडु। कहां? कहां भाई? कौन सा? और फिर है पारादीप, कौन सा? पारादीप कहां है? उड़ीसा। पारादीप कहां है? पारादीप। पारादीप। तो पारादीप का संबंध कहां से है? उड़ीसा। कहां से है? एन्नौर कहां है? कहां है? कहां है? और तूतीकोरिन। तूतीकोरिन क्लियर। जबकि कांडला का संबंध कहां से है? गुजरात। कंफर्म। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। केरल राज्य भारत के किस तट पर स्थित है भाई? दक्षिण पश्चिम। कौन? कौन भाई? केरल। कौन? तो केरल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? अब नक्शे पे थोड़ा देख लीजिए, नक्शा पर ये है दक्षिण, ये क्या है? ये ही केरल है। अब केरल पर हम आ ही गए तो केरल की बात करेंगे। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है? कहां? तो याद रखेंगे साक्षरता दर का संबंध, साक्षरता दर ज्यादा कहां है? लिंगानुपात। कौन सा? तो लिंगानुपात की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कहां है? तो लिंगानुपात ज्यादा कहां? कहां? साक्षरता दर। केरल की बात करेंगे, केरल के तट को मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मालाबार तट किसको कहते हैं? जहां पर बड़े पैमाने पर मोनोजाइट। कौन सा? कौन सा? या थोरियम। क्या भाई?
तो मोनोजाइट और थोरियम याद रखेंगे कहां मिलते हैं? केरल के मालाबार तट, केरल के। जबकि ध्यान रखिएगा कि यहां पर कुछ पश्च झील के उदाहरण हैं, लेगुन झील पश्च झील के उदाहरण हैं, जिसमें सबसे पहला केरल में एक झील है पेरियार। कौन सा? कौन सा? पेरियार के बाद है अष्टमुदी। कौन सा? कौन सा? और फिर है बेम्बानाद। कौन सा? बेम्बानाद। कौन सा? तो पेरियार, अष्टमुदी और बेम्बानाद कहां है? कहां? पेरियार, अष्टमुदी और बेम्बानाद कहां है? केरल। कहां है? केरल। सबसे ज्यादा मसाले, क्या चीज? रबड़, क्या चीज? काजू, क्या चीज? का उत्पादन कौन करता है? कौन? कौन? केरल में ही याद रखिएगा, केरल के क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सदाबहार। कौन सा? तो सदाबहार वन ज्यादा कहां मिलेंगे? केरल। कहां पे? कौन वन? तो सदाबहार वन ज्यादा कहां मिलेंगे? केरल। कहां पे? कहां पे? कौन वन? कौन? कौन? तो मसाले, रबड़, काजू सबसे ज्यादा कहां पे? केरल की भौगोलिक स्थिति दक्षिण पश्चिम। कहां पे? सबसे पहले मॉनसून कहां आता है? केरल। कहां? कहां? और वो मॉनसून है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। कौन? तो मॉनसून का आगमन सबसे पहले कहां होगा? केरल। कहां? कहां? और दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून सबसे पहले कहां आएगा? केरल। कहां पे? कहां पे? केरल के तट को क्या कहते हैं? मालावा। क्या कहते हैं? तो केरल के तट को क्या? क्या? तो केरल के तट को क्लियर ना? और केरल के काली कट पे ही याद रखिएगा पहला यूरोपीय पुर्तगाली आया था, वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। 1400 तो 1498 को वास्को डिगामा केरल के किस तट पे पहुंचा था? कालीकट। किस पे? किस पे? कन्फर्म ना? तो याद रखिएगा केरल से कुछ नॉर्मल सवाल आपको बताए गए। केरल के बाद चलेंगे, आप देखेंगे क्या कहता है। कहता है, ये तो अभी बताए थे कि भारत में मॉनसून की शुरुआत कहां से होगी? केरल। कहां से? अच्छा ध्यान रखिएगा कि मॉनसून का आगमन और मॉनसून का लौटना, मॉनसून आया तो ध्यान रखेंगे मॉनसून का आगमन और मॉनसून का लौटना, तो ध्यान रखेंगे ये किस पर आधारित है। सदैव ध्यान रखिएगा कि मॉनसून जो भारत में प्रवेश करता है, भारत की जलवायु मॉनसून है। अब थोड़ा सा इस नक्शे के माध्यम से आप जान लीजिए कि मॉनसून क्यों आता है और कैसे आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका एक बड़ा कारण ये आप जान लीजिए कि सबसे पहले आप जाने कि मॉनसून केरल से ही प्रवेश क्यों करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अभी मार्च, आज 1 मार्च हो गया है, 1 मार्च से भारत में थोड़ी थोड़ी गर्मी प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य विषुवत पे आएगा और तब 21 मार्च के बाद ध्यान रखेंगे भारत में गर्मी ठीक ठाक हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल में गर्मी बढ़ेगा, मई आते आते गर्मी बहुत बढ़ जाएगा और जून आते आते, रे लड़का रुक जा, ये आंतरिक मामला है, अपने अपने हंसता है, बात समझो, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उत्तर भारत में जून आते आते भीषण गर्मी बढ़ेगा। तो जब गर्मी बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर जून आते आते तो हालात इतना गंदा हो जाएगा कि ध्यान रखेंगे पूरा उत्तर भारत लू के चपेट में आ जाएगा। तो टेम्परेचर, तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और तापमान जैसे ही बढ़ता है ना, तो ध्यान रखेंगे यहाँ हवा जो है अभी जितना बढ़िया थोड़ा हवा लग रहा है उतना बढ़िया नहीं लगेगा, वो पंखा का हवा भी गर्म लगेगा। अब पंखा का हवा गर्म होगा और ये गर्म हवा जो है ना ऊपर उठेगा, गर्म होकर हवा कहाँ जाता है? ऊपर। जब हवा ऊपर चला जाएगा तो नीचे में रहेगा।
तो नीचे में जब हवा नहीं रहता है ना, तो ये पूरा उत्तर भारत में हवा की कमी हो जाता है। इस लेकर ये एरिया निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर। क्या बन जाता है? क्या एक्सीडेंट में लोग इसलिए मर जाता है, जैसे एक्सीडेंट नॉर्मल हुआ, बेहोश हो गया, अब कहीं पर थोड़ा फुट उठ गया और बेहोश होके गिर गया, नहीं रात उसमें कोई देखा, तो धीरे धीरे ब्लड उसका गिर गया, बीपी लो हो जाता है। ब्लड गिरेगा तो बीपी क्या होगा? लो, फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो पूरा उत्तर भारत लो प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर। एक सदैव कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम। क्योंकि जब हवा गर्म होगा तो कहां जाएगा? और ऊपर जाएगा तो नीचे रहेगा। तो यहां हवा के एकदम कमी हो जाता है। अब जब हवा का कमी हो जाता है तो ध्यान रखेंगे ये लो प्रेशर क्षेत्र होता है। ज्यादातर लोग गर्मी में ही कोको कोला की तरफ क्यों भागते हैं, पानी की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि गर्मी में आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, पानी का कमी होता है। पानी का कमी इसलिए होता है कि आपका बॉडी से इतना पसीना निकलता है कि जितना पानी पीते उतना पसीना निकल जाता है, और उससे ज्यादा टेम्परेचर आपके पानी को सोख लेता है। इसलिए कर लगातार आप ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। कोई बोल भी दिया कि रे आ जाओ कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा रहे हैं, तो वहां पहुंच जाता है। तो ठंडा में आप कोल्ड ड्रिंक्स के तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और ध्यान रखेंगे गर्मी में ज्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए, और बॉडी को पानी नहीं चाहिए, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी चाहिए, है ना। इसलिए कर ध्यान रखेंगे कि कहीं भी छांव मिलता है, कहीं भी याद रखेंगे। अगर मार्केट गया तो देख लिया कि दुकान में सामान है, लेना नहीं है, तभी एसी लगा ले तो बैठ के झूठों देख रहा है। अच्छा बहुत है। मॉल उल में क्या होता है, पटना लड़का निकल जाता है 4 बजे शाम में, उधर 2-3 घंटा मॉल में घूमते घूमते जो है ना, लेगा कुछ नहीं, 2 बार पहनेगा, 2 सेल्फी लिया, 2 घूम के चल आ गया, 2-4 बार है ना, 2-4 घंटा टाइम कट गया। तो क्यों? क्योंकि आपको बॉडी को ठंडा या ठंडे पानी की जरूरत होती है। यहां उत्तर भारत में काफी भीषण गर्मी के कारण लो प्रेशर बना। ये लो प्रेशर उसी प्रकार से ताकत होता है जिस प्रकार से गर्मी में आने के बाद घर में आप ठंडा पानी की तरफ खोजते हैं और भागते हैं। ये इतना लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर जो बनता है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको कभी समझाएंगे। तो ये होता क्या है कि ये जब धरती गर्म होगा तो ये ठंडी ठंडी हवा को अपने तरफ आकर्षित करता है। इस लेकर दक्षिणी गोलार्ध के याद रखेंगे या व्यापारिक पवने को अपने और ये लो प्रेशर इतना ताकतवर होता है कि लो प्रेशर जो है उस हवा को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और ध्यान रखेंगे और फिर जन्म लेता है मॉनसून। चूंकि दक्षिण पश्चिम मैंने इसलिए नाम दिया क्योंकि ये ध्यान रखेंगे इधर दक्षिण है और ये पश्चिम है, इस लेकर दक्षिण पश्चिम से आने के क्रम में इस मॉनसून को हम दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून कहते हैं। तो जितनी ज्यादा गर्मी अच्छी होगी, जितना ज्यादा धरती याद रखेंगे तपेगा, उतना बेहतर मॉनसून भारत में आएगा। तो मॉनसून के आगमन के लिए याद रखेंगे टेम्परेचर का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। क्या है? योगदान। तो ध्यान रखिएगा। और भारत की जलवायु मॉनसूनी है, और भारत में सबसे ज्यादा याद रखेंगे वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। निर्वर्तित मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल, तमिलनाडु के कंफर्म ना। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? मासिनराम। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? तो अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? मासिनराम। कहां होता है भाई? और सबसे कम वर्षा कहां होता है? लेह। कहां पे? तो सबसे कम वर्षा कहां? लेह। कहां पे? लेह। याद रखिएगा। कहता है केरल को किस उपनाम से जाना जाता है? ईश्वर का अपना देश। ईश्वर का अपना, तो याद रखेंगे ईश्वर का अपना देश के नाम से ये उपनाम है। याद रखेंगे किसका? केरल का। किसका भाई? केरल का। तो केरल का कहता है कि उपनाम, तो ईश्वर का अपना देश उपनाम के नाम से भी कौन जाना जाता है? केरल। कौन जाना जाता है? केरल। कौन जाना जाता है? केरल। याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल भाई कहता है केरल में कौन से मसाले प्रमुख रूप से होते हैं? इलायची, काली मिर्च। इलायची और कौन? तो इलायची, काली मिर्च और लौंग। इलायची, काली मिर्च और इलायची, काली मिर्च और इस लेकर ये सभी मिलकर बना गरम मसाले। क्या बना?
तो गरम मसाले की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गरम मसाले में इलायची, लौंग, मिर्च, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का उत्पादन कौन करता है? केरल। कौन करता है? कौन करता है? तो इलायची, दालचीनी, लौंग और ध्यान रखेंगे का उत्पादन कौन करता है? काली मिर्च का कौन करता है? केरल। जबकि काजू का भी उत्पादन कौन करता है? केरल। रबड़ का उत्पादन कौन करता है? और यही मसाले ध्यान रखेंगे यूरोपियों को अपनी ओर अट्रैक्शन और आकर्षित किया। अगर ध्यान रखेंगे कि ये मसाले नहीं होते तो शायद यूरोपीय नहीं आते, क्योंकि ध्यान रखेंगे यही यूरोपीय का अट्रैक्शन का बड़ा केंद्र रहा, क्योंकि केरल मसाले का उत्पादक है। सबसे पहले केरल से ध्यान रखेंगे मसाले का व्यापार अरब वाले करते थे, और वही अरब वाले ने भारत के जलवायु को मॉनसून नाम दिया, क्योंकि भारत की जलवायु जो मॉनसून है वह अरबी शब्द मौसमी से बना है। और वही ध्यान रखेंगे कि मौसम को उन्होंने ध्यान रखेंगे मानसून कहा, तो स्पष्ट रूप से मानसून एक अरबी शब्द है। और दूसरी बात, ये अरब वाले व्यापार करते थे, अरब वाले इटली के रास्ते यूरोप तक मसाले पहुंचाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से कि 15वीं शताब्दी के अंत में ध्यान रखेंगे यूरोपियों का अट्रैक्शन भारत के तरफ हुआ, और ध्यान रखेंगे कि वास्को डी गामा केरल के काली तट पर पहुंचा। केरल के किस तट पे? काले। और फिर यूरोपीय आगमन में ध्यान रखेंगे पुर्तगाली के अलावे ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से डच है, इसके डच से पहले अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये सभी याद रखेंगे क्रमशः आए। लेकिन सबसे ज्यादा दिनों तक ध्यान रखेंगे कौन रहा? अंग्रेज। कौन रहा? लेकिन ध्यान रखेंगे आगमन सबसे पहले पुर्तगाली का हुआ, और दुरागमन भी याद रखेंगे पुर्तगाली का हुआ। 1498 में याद रखेंगे पुर्तगाली आए थे, और 1961 में यहां से गए थे। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे केरल के संदर्भ में ध्यान रखेगा कि केरल मसाले, रबड़, काजू का उत्पादन करता है। मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। केरल लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर में सबसे ज्यादा है। जबकि याद रखेंगे आपके मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा साक्षरता और लिंगानुपात के अलावे ध्यान रखिएगा कि केरल की अगर बात करेंगे तो इसकी भाषा मलयालम है। क्या है? सबरीमाला मंदिर का संबंध भी कहां से है? केरल से। कहां से है? केरल। कौन? सबरीमाला। तो सबरीमाला टेम्पल का संबंध कहां से है? कहां से? कहां से? कहां से? और भारत में सबसे ज्यादा, एक सवाल पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा ईसाई कहां है? केरल। कहां पे? तो भारत में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या कहां है? कहां पे? तो ईसाई जनसंख्या कहां पे? कहां पे? क्लियर ना? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास कल। वहां पे क्लास है।
नहीं